हम लोगों ने मलेरिया के बेसिक्स तो देखे ही थे ना, इसी स्लाइड पे देख लेते हैं। इस तरीके से हम लोग कुछ इन्फेक्टिव एजेंट्स की बात किए थे, फिर यहाँ पे बात किए थे कि 4 स्पेसीज होती हैं प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया कॉज करती हैं, राइट। और जो यहाँ पे वेक्टर होता है दैट इज फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज, है ना। डिफरेंट इसके स्पेसीज होते हैं जो अर्बन और रूरल एरिया में मलेरिया फैलाते हैं। क्यूलेक्स आपके फाइलेरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, एडीज आपके डेंगू के लिए। छोटी सी लाइफ साइकिल दिखाई थी, इसकी भी बात करेंगे। और हिप्नोजॉइट का कॉन्सेप्ट बताया था कि हिप्नोजॉइट्स जो आपके होते हैं स्लीपिंग स्टेज होते हैं और यही आगे चल के मलेरिया में रिलैप्स करा सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं दैट इज प्राइमाक्विन। कुछ चीजें यहाँ पे बताए थे आपके इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया, राइट। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया में सिकल सेल ट्रेट, इवन थैलेसीमिक्स, G6PD, डफी एंटीजन डिफिशियंसी। यहाँ पे एक और ऐड कर दो, अभी याद आया, नियोनेट्स, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे पेशेंट आपका बच जाएगा मलेरिया से। यहाँ पे एक हम लोग डफी एंटीजन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डफी एंटीजन, डफी एंटीजन आरबीसी के ऊपर नॉर्मली सब में रहता है, एक आपका एंटीजन होता है डफी। डफी एंटीजन नॉर्मली प्रेजेंट होता है, 3 से 4% लोगों में एब्सेंट हो सकता है। तो जो आपका स्पोरोजॉइट होता है, मैंने आपको बताया था जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं यही आपके ह्यूमन के लिए इंफेक्टिव होते हैं, स्पोरोजॉइट, ठीक है। और यही आगे चेंज हो जाते हैं किसमें, मीरोजॉइट्स में। मीरोजॉइट्स, मीरोजॉइट्स आपके किसको अटैक करते हैं, आरबीसी को। तो मीरोजॉइट आरबीसी को पहचानते कैसे हैं, डफी एंटीजन को देख के, ठीक है। तो एक थियरी ये दी जाती है कि जिसमें डफी एंटीजन जो नेगेटिव होते हैं उनमें मलेरिया नहीं होता है, होता भी है तो कम सीवियर होता है। हम लोग कहते हैं एक्ट्स एज रिसेप्टर फॉर मीरोजॉइट्स। अभी मीरोजॉइट्स देख लेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपके डफी एंटीजन नहीं होंगे तो मलेरियल पैरासाइट क्या होगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा आपके आरबीसीज को। चलिए सेकंड देख लेते हैं डफी एंटीजन के कौन से बाद। नियोनेट्स में, नियोनेट्स में जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी तो नियोनेट के पास भी होगी, लेकिन इस आरबीसी में एडल्ट हीमोग्लोबिन ना होके फीटल हीमोग्लोबिन होता है, HbF, ठीक है। ये नियोनेट में मतलब 28 डेज से कम का बच्चा, लेस देन 28 डेज को नियोनेट कहते हैं। जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, शायद हो गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं आरबीसी तो है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है दैट इज HbA, एडल्ट हीमोग्लोबिन। और यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है दैट इज फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो एडल्ट हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन टेंशन ज्यादा रहता है, तो जिसमें भी फीटल हीमोग्लोबिन होगा ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, इम्यून टू मलेरिया। तो कभी नहीं सुना होगा कि 2 दिन के बच्चे को मलेरिया हो गया हो, उससे डेथ हो जाएगी। HbF इज प्रोटेक्टिव फॉर मलेरिया डिजीज। जिनमें थैलेसीमिया होता है, खासकर थैलेसीमिया मेजर, उसमें भी HbF बढ़ जाता है, ठीक है। अगर किसी को थैलेसीमिया होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के थैलेसीमिया होते हैं अल्फा बीटा, किसी किसी टाइप में फीटल हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ठीक है, एडल्ट हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो थैलेसीमिया में भी, थैलेसीमिया में भी कुछ टाइप्स में हीमोग्लोबिन F इंक्रीज कर जाता है, और ये क्या है, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया। इसी तरीके से कुछ सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं, बल्कि सिकल सेल ट्रेट के पेशेंट होते हैं, वो भी आपके मलेरिया से इम्यून हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ सिकल सेल ट्रेट। अब ट्रेट और डिजीज में फर्क है, ठीक है। ट्रेट में सारे आरबीसी बाई कनकेव ना होके सिकल सेल शेप्ड होते हैं, सिकल, ठीक है। गांव वगैरह में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हाशिया बोलते हैं, ये आपका सिकल सेल शेप्ड है, सिकल शेप्ड, सिकल सेल आरबीसी। जो नॉर्मल आरबीसी होते हैं वो बाई कनकेव होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नॉर्मल
बाइकनकेव आरबीसीज। तो अगर किसी की बॉडी में आरबीसी का शेप सिकल शेप्ड हो तो हम लोग कह देते हैं सिकल सेल एनीमिया, राइट। सिकल सेल एनीमिया, ये आपके आरबीसी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बनते तो हैं लेकिन बॉडी में अगर आरबीसी नहीं होगा तो पेशेंट को एनीमिया ही होगा। तो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को मलेरिया हो सकता है, ठीक है, ये एनीमिया से ही मर जाएगा, मलेरिया हो या ना हो। लेकिन अगर किसी पेशेंट में सिकल सेल ट्रेट है, ठीक है, एनीमिया नहीं, सिकल सेल ट्रेट, तो ये आपका इम्यून होता है मलेरिया से, या एटलीस्ट सीवियर मलेरिया से तो इम्यून होगा, इम्यून टू मलेरिया, राइट। ऐसा क्या हो गया भाई सिकल सेल में, एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन बेहतर होती है, एक नॉर्मल आरबीसी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बेहतर होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी उतनी नहीं होती, ऑक्सीजन टेंशन कम होता है। मलेरियल पैरासाइट को भी ऑक्सीजन चाहिए। प्लस कुछ लोग ये थियरी देते हैं यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं सिकल सेल ट्रेट में, सिकल सेल ट्रेट में ऑक्सीजन कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, O2 कम है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है। देयरफॉर स्पोरोजॉइट्स मीरोजॉइट्स कैन नॉट सर्वाइव सिकल सेल ट्रेट, देयरफॉर इम्यून टू मलेरिया। ठीक है, डिफरेंट और लॉजिक्स भी हैं, जितना मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा, जो कि अनहेल्दी है आपके मलेरियल पैरासाइट के लिए। अगर मान लीजिए मैं कहूँ ये आपका HbA है, तो इसको हम लोग कहते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन। HbF की बात कर रहा था तो इसी को मैं कह दे रहा था कि फीटल हीमोग्लोबिन, राइट। हम लोग पहले फीटस थे किसी समय में। अगर किसी में हीमोग्लोबिन का शेप सिकल सेल हो जाए तो हम लोग कह देते हैं हीमोग्लोबिन इन सिकल सेल एनीमिया, राइट। तो अगर किसी में HbS होता है तो आगे चल के आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, सिकलिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए दो जीन रेस्पॉन्सिबल हैं, दो जीन्स, राइट। अगर किसी पेशेंट में दोनों क्रोमोसोम पे HbS और HbS है, मान लीजिए मैंने कह दिया ये आपका एक पेशेंट है जिसमें दो जीन्स हैं HbS और HbA, तो ये आपका सिकल सेल ट्रेट होगा। यहाँ पे सारी आरबीसीज में सिकलिंग नहीं मिलेंगी, यही आपका प्रोटेक्टिव होगा, किससे, प्रोटेक्टिव टू मलेरिया। जानना ये सब जरूरी है। अगर मान लीजिए दो क्रोमोसोम है, दोनों पे गड़बड़ वाली जीन आ गई है, HbS, अब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिकल सेल ट्रेट ना होके अब ये डेंजरस प्रॉब्लम हो जाएगी हेमेटोलॉजिकल, हम लोग कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया सीवियर वर्जन है या होमोजाइगस वर्जन है सिकल सेल ट्रेट का, और ये नॉर्मल है, HbA ये दो जीन्स होती हैं, तो यहाँ पे एडल्ट हीमोग्लोबिन बनता है HbA, और यही आपका नॉर्मल है, राइट। तो सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल ट्रेट में फर्क है। सिकल सेल ट्रेट में सारी आरबीसीज में सिकलिंग नहीं होगी, बहुत तो 10-20% में सिकलिंग हो जाएगी। यहाँ पे इवन 100% आरबीसीज आपके सिकल से मिलेंगे। तो जिनसे हम लोग ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि जो आपके प्रोटेक्टिव होते हैं मलेरिया के लिए, दैट इज सिकल सेल ट्रेट, राइट। वेरी सिंपल। चलिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से लोग इम्यून होते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है पेशेंट में सिकल सेल ट्रेट हो, थैलेसीमिक हो जहां पे कुछ ही टाइप में HbF बढ़ता है, या G6PD डिफिशियंसी हो, इनकी बात आगे करेंगे, डफी एंटीजन डिफिशियंसी हो, नियोनेट्स, अगेन द लॉजिक इज HbF। आइए बात कर लेते हैं मलेरिया में, ठीक है, मलेरिया के क्लिनिकल फीचर्स की और थोड़ी बहुत यहाँ डेफिनेशन की बात कर लेंगे। हम लोगों ने कॉजेटिव एजेंट देख लिया है, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मलेरिया। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मलेरिया में हम लोग कहते हैं
पहला ये आपका ऐसा फीवर होता है जो पहली डीडी में आता है, अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स एंड राइगर एंड दिस फीवर इज नॉट कंटिन्यूअस, आई मीन कि कभी कभी वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, और कोई लिम्फ एडिनोपैथी नहीं होगी, कोई रैश नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे डेंगू पढ़ेंगे, टाइफाइड पढ़ेंगे, कोई भी डिजीज पढ़ते हैं तो अक्सर कोई ना कोई रैश मिल जाता है, खासकर वायरल इलनेस में। यहाँ ना कोई शरीर पे धब्बे पड़ेंगे, ना कोई लिम्फ नोड बढ़ेंगे, जैसे मान लो किसी को टीबी हो गई तो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो गई, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मलेरिया, मलेरिया हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, यहाँ पे आगे लिखते हैं रोज नहीं आएगा, इंटरमिटेंट इन नेचर। अभी बात कर लेंगे फीवर कितने टाइप के होते हैं। इंटरमिटेंट इन नेचर, एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद चिल्स एंड राइगर। ये वो वाला चिल नहीं है जो तुम लोग चिल करते हो, ठीक है। चिल्स मतलब ठंडक लगेगी, राइगर्स मतलब कपकपी आएगी, चिल्स एंड राइगर। ठीक है, इतनी चीजें तो होंगी, क्या नहीं होंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी मलेरिया डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। बट विदाउट, ठीक है, बट विदाउट कोई बॉडी पे रैसेस नहीं होंगे, विदाउट रैसेस एंड लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी। ठीक है, काफी सारे ऐसे बुखार होते हैं जिसमें लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं, ठीक है, रैसेस आ जाते हैं शरीर पे, धब्बे पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, वो सब नहीं होंगे। इनमें से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं फीवर हाई ग्रेड होगा, बराबर कंटिन्यूअस नहीं होगा, इंटरमीडिएट होगा, एसोसिएटेड विद चिल्स एंड राइगर। ठीक है, चिल्स का मतलब कि ठंडक लगेगी मरीज को बहुत तेज से, कंबल ओढ़ के सोएगा फिर भी कांप रहा होगा, मतलब राइगर्स होंगे। दो चीज नहीं होगा, एक तो रैसेस, दूसरा लिम्फ एडिनोपैथी। टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ये वर्ड तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि कुछ बुखारों में फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स आते हैं, तो ये भी यहीं पे जान लेते हैं और कौन कौन से बुखार होते हैं जिसमें बहुत तेज ठंडक लगती है, बहुत तेज इंसान कांपने लगता है। यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ चिल्स एंड राइगर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के वाइवा वगैरह में बहुत पूछा जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब क्या क्या सोचोगे तुम लोग ऑफ किसके, फीवर विद चिल्स एंड राइगर, फीवर विद चिल्स एंड राइगर। यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो सबसे ऊपर अभी भी मैं लिखना चाहूंगा मलेरिया, नंबर 1 मलेरिया। तो अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि 5 कॉजेज बताओ जिसमें फीवर विद चिल्स एंड राइगर आते हो। दूसरा फाइलेरिया, ठीक है, एलिफेंटियासिस जिसमें पैर बहुत मोटा हो जाता है अक्सर एक ही तरफ का, ठीक है, एलिफेंटियासिस। तीसरा हम लोग कह देते हैं शरीर में कहीं एब्सेस बन गया हो, मतलब पस कलेक्शन हो गया हो, जैसे ब्रेन एब्सेस, जैसे लंग एब्सेस, जैसे लीवर एब्सेस, फोड़ा हो गया हो, एब्सेस, राइट, पस कलेक्शन हो गया हो। एग्जाम्पल लिख लीजिए, लीवर एब्सेस बड़ी मुश्किल से लोग डायग्नोज कर पाते हैं, अल्ट्रासाउंड बता देता है, ठीक है, क्लिनिकली। चौथा हम लोग कह देते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कभी हल्का फुल्का बुखार नहीं आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पांचवा यहाँ डेंगू ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपना डिस्कशन यहीं पे रखिए। मलेरिया, फाइलेरिया, एब्सेस एंड यूटीआई, ठीक है, इन सब में फीवर आएगा कैसे, बहुत तेज आएगा, और पेशेंट को चिल्स एंड राइगर्स महसूस होंगे, राइट। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इफ फीवर इज ऑफ हाई ग्रेड अलोंग विद चिल्स एंड राइगर, कभी हल्का बुखार होगा तो चिल्स और राइगर आएंगे ही नहीं, तो हाई ग्रेड ही होगा यहाँ पे फीवर। जैसे मान लीजिए जब मैं टीबी पढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था कि वहां पे फीवर आपका लो ग्रेड आएगा, विद इवनिंग राइज आएगा, विद नाइट स्वेट्स आएंगे, कहीं मैंने चिल्स और राइगर की बात नहीं की थी। लो ग्रेड फीवर में कभी चिल्स एंड राइगर नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट का। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, रेमिटेंट फीवर क्या होता है, कंटिन्यूअस फीवर क्या होता है, ये भी देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फीवर, राइट। आइए देखते हैं।
टाइप्स ऑफ फीवर, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 टाइप का फीवर होता है, कंटिन्यूअस, रेमिटेंट और इंटरमिटेंट, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं कंटिन्यूअस, फिर हम लोग बात कर लेते हैं रेमिटेंट, रेमिटेंट, और फिर हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा इंटरमिटेंट। तो अगर किसी को सुबह से लेके शाम तक बुखार आ रहा हो, कभी वो उतरा ही ना हो, तो प्लीज मलेरिया मत सोचो। बाकी 3-4 कॉजेज और लिखवाए हैं, इनमें से कुछ और सोच लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर, तो मलेरिया सोचेंगे। फीवर जो भी किसी को किसी भी रीजन से आ रहा है, ये कितने टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस, रेमिटेंट और इंटरमिटेंट। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कंटिन्यूअस फीवर का मतलब, नंबर 1, किसी को दिन भर बुखार बना रहे, पहली चीज ये, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये बुखार फ्लक्चुएट भी ना करे, 104 है तो 104 बना रहे, ठीक है। 107 है तो 107 हो, 102 है तो 102 हो, है ना। फीवर इज कंटिन्यूअस एंड नेवर टचेस बेस लाइन। जैसे मान लीजिए अगर मैं नॉर्मल कहूँ आपको, नॉर्मल टेम्परेचर, मैं आपको एक वैल्यू दे देता हूँ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, या सेल्सियस मान लो 37.4। तो यहाँ पे जो आपका फीवर होगा कभी बेस लाइन टच नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए किसी का टेम्परेचर हो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कभी इतना फ्लक्चुएट ही नहीं करेगा, ये इसी तरीके से ऊपर कंटिन्यूअस बना रहेगा, और जो फ्लक्चुएशन होगा दैट विल बी लेस देन 1 डिग्री, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फीवर का मतलब है दिन भर फीवर बना हो, अक्सर एब्सेस वगैरह में होता है, जब तक दवा नहीं खाओगे उतरेगा नहीं, जो फ्लक्चुएशन होगा ऊपर और नीचे भी होगा तो 1 डिग्री। नेवर टचेस बेसलाइन, ये आपका बेसलाइन है, मतलब नॉर्मल कभी होगा ही नहीं, ठीक है। जो फ्लक्चुएशन होगा वो भी आपका 1 डिग्री से कम होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, कंटिन्यूअस फीवर में फीवर इज continuous and never touches the baseline, never touches the baseline। baseline के ब्रैकेट में लिख लेते हैं नॉर्मल, ठीक है, जो भी फीवर है, जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, and the fluctuation is not more than 1 degree, and the fluctuation is not more than 1 डिग्री। सिंपल है, आगे चल के जब देखेंगे किसी में कंटिन्यूअस फीवर आएगा तो उसकी बात करेंगे। सेकंड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रेमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे भी फीवर कंटिन्यूअस ही है, नहीं कभी टच किया, कभी पेशेंट नॉर्मल हुआ ही ना। भाई पैरासीटामोल खा लो तो अलग बात है, ठीक है, कुछ करोगे तो उतर जाएगा, रेजिस्टेंट फीवर नहीं है। फीवर इज कंटिन्यूअस इन नेचर बट फ्लक्चुएशन इज मोर देन 1 डिग्री, राइट। तो हम लोग कहेंगे इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ऑल्सो लाइक कंटिन्यूअस फीवर, ठीक है, बट फ्लक्चुएशन इज ऑफ मोर देन 1 डिग्री। फ्लक्चुएशन 1 डिग्री से ज्यादा है, कंटिन्यूअस है, मतलब ये भी आपका, बट नेवर टचेस द बेसलाइन, नेवर टचेस द बेसलाइन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करेंगे रेमिटेंट की भी जब कोई रेमिटेंट वाली डिजीज देखी जाएगी। तीसरा यहाँ पे आपका इंटरमिटेंट फीवर है, इंटरमिटेंट फीवर। एग्जाम्पल ही लिख लीजिए यहाँ पे, मलेरिया, ठीक है। फीवर बराबर बना नहीं रहेगा, हो सकता है 2 दिन तक फीवर ना आए, तीसरे दिन फीवर आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं फीवर इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट रेमिटेंट, इट इज ऑफ इंटरमिटेंट नेचर। पेशेंट हो सकता है भूल गया हो कि उसको बुखार आया था, लेकिन हो सकता है तीसरे चौथे दूसरे दिन दोबारा खूब तेजी से बुखार आए विद चिल्स एंड राइगर। तो इंटरमिटेंट अगर आपका फीवर है तो आप मलेरिया सस्पेक्ट करोगे, खासकर अगर यहाँ पे चिल्स और राइगर हो, ठीक है।
Fever is intermittent. Fever is intermittent and in between patient is afebrile. मतलब उसको फीवर नहीं होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने हाई ग्रेड फीवर भी अगर बना दिया इस तरीके से, ये आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, इनको फीवर आया, ठीक है, इनका जो टेम्परेचर था बॉडी का ये आपका हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आज चढ़ा, नॉर्मल आ गया, फिर नॉर्मल ही रहा, फिर उसके बाद 24 घंटे बाद फिर आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, 24 आवर तक नॉर्मल रहा, 24 आवर तक नॉर्मल रहा, मतलब नो फीवर, मतलब टचेस द बेसलाइन। बेसलाइन क्या था, वही नॉर्मल वाला था, टचेस द बेसलाइन। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन की तो बात ही खत्म हो गई, ये बस बेसलाइन को टच कर ले और कभी कभी बुखार आए, अक्सर एक पीरियोडिक वे में आए, थर्ड डे आ जाए, सेकेंड आ जाए, दिन भर में 2 बार आ जाए, लेकिन कंटिन्यूअस ना हो। तो फीवर आपके 3 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस, रेमिटेंट और इंटरमिटेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था बाकी डिजीजेस में, कि अगर किसी की बॉडी में पैरासाइट गया है तो किसी पर्टिकुलर डे के बाद उसको पहला सिम्टम आएगा, जो कि हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। क्योंकि हम लोग मलेरिया पढ़ रहे हैं और मलेरिया के डिफरेंट आपके क्या थे, स्पेसीज थे, हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे, जैसे वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी एंड पी फैल्सीपेरम। तो ये पैरासाइट्स के डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब मच्छर ने आज काटा, ठीक है, और ये पैरासाइट गए, डिपेंड करता है कौन सी स्पेसीज का पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर गया है, ठीक है, फिर उसी हिसाब से आपकी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे 4 स्पेसीज थे, उनका जिक्र हम लोगों ने पहले ही किया था, राइट। तो यहीं पे क्लिनिकल फीचर्स में ही तारीफ हम लोग कर चुके हैं, हाई ग्रेड फीवर है विच इज राइगर इंटरमिटेंट। हम लोग बात किए लेते हैं यहाँ पे कि इंक्यूबेशन पीरियड मलेरिया का कितना है, क्लिनिकल फीचर्स में ही पढ़ रहे हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया। तो ऐसा नहीं कि कोई एक वैल्यू है, क्योंकि 4 डिफरेंट स्पेसीज हैं, वो बॉडी में जाने के बाद कब आपके आरबीसीज को डैमेज करेंगे और कब डैमेज्ड आरबीसी से कुछ टॉक्सिन्स निकलेंगे, जैसे हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, जिसकी वजह से फीवर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन, टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, टू appearance of first symptom, appearance of very first symptom। यहाँ पे फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, फीवर ही होगा, फर्स्ट सिम्टम दैट इज फीवर, इसी को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। तो इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, इंक्यूबेशन पीरियड को, आईपी। इंक्यूबेशन पीरियड, फिर से वही वाला डायग्राम बना लेते हैं। आज आपकी बॉडी में मलेरियल पैरासाइट गया पी वाइवेक्स, ठीक है, कितने दिन के बाद इनको मलेरिया के सिम्टम्स आने लगे, फीवर। ये आपका पीरियड हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। डिपेंड करता है कौन सी स्पेसीज से आपको इन्फेक्शन हुआ है, राइट। ओवेल और वाइवेक्स एक जैसे होते हैं, उनका इंक्यूबेशन पीरियड भी एक बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी में आप लोग देख पा रहे होगे इंक्यूबेशन पीरियड जानते होगे, इनफैक्ट दिस इज 14 to 28 डेज, 14 to 28 डेज, मतलब लंबा है इंक्यूबेशन पीरियड इनका। 15 दिन के पहले कोई सिम्टम शायद ही आए। पी वाइवेक्स और पी ओवेल एक जैसे होते हैं काफी क्या कहते हैं सिनेरियो में, पी वाइवेक्स एंड पी ओवेल, राइट। ये आपका मोस्ट कॉमन इंडिया में था, ठीक है। इन दोनों का जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज 12 to 14 डेज। अभी देखो एक ऑर्डर में याद हो जाएगा। और आपका जो पी फैल्सीपेरम है, जो सबसे ज्यादा डेंजरस था, पी फैल्सीपेरम, तो वाकई डेंजरस है, मच्छर ने काटा नहीं, कि आपके जो सिम्टम्स होंगे 10 से 12 दिन में आ सकते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल है,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 10 to 12 डेज, फिर 12 to 14 डेज एंड देन 14 to 28 डेज, एक कंटिन्यूएशन में, राइट। और मलेरिया का फीवर इंटरमिटेंट होता है, इसका मतलब रोज नहीं आएगा। रोज नहीं आएगा तो कितने दिन पे आएगा, उसके भी डिफरेंट नेम्स हैं, राइट। तो जो इंटरमिटेंसी है उसके बेसिस पे अगर हम लोग कहें, इंटरमिटेंट फीवर भी कई टाइप के होते हैं। इंटरमिटेंट फीवर, यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी को पी फैल्सीपेरम से इन्फेक्शन हो गया है तो यहाँ पे फीवर रोज आएगा, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कोटिडियन फीवर, ऐसा नहीं कि दिन भर बना रहेगा। कोटिडियन फीवर, ऑलमोस्ट फीवर आपका डेली आएगा और चला जाएगा। फीवर डेली, मतलब पेशेंट ये नहीं कह पाएगा कि उसको एक दिन बुखार नहीं आया। पी फैल्सीपेरम। सेकेंड हम लोग कह देते हैं, फिर से पी वाइवेक्स और पी ओवेल एक साथ आ गए हैं। पी वाइवेक्स और पी ओवेल एक जैसे हैं, यहाँ पे भी ये साथ हैं। यहाँ पे ऑल्टरनेट डे फीवर आएगा। ऑल्टरनेट डे, मान लीजिए 36 घंटे के बाद आ रहा है, ठीक है। ऑल्टरनेट डे फीवर आएगा, एक दिन भाई साहब चिल करेंगे, फीवर विद चिल्स एंड राइगर नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट डे फीवर आएगा, इसी को हम लोग कह देते हैं टर्सियन फीवर। टर्सियन फीवर, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कोटिडियन और यहाँ टर्सियन। प्लाज्मोडियम मलेरी, ये भी आपके यहाँ पे अलग दुनिया में जी रहे हैं। प्लाज्मोडियम मलेरी, ये जो स्पेसीज है ये बहुत स्लो है। यहाँ पे क्वार्टन, क्वार्टन फीवर, और यहाँ पे फोर्थ डे फीवर आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंटरमिटेंट तो है लेकिन कितनी इंटरमिटेंसी है, कितने दिन के बाद इसमें फीवर आ रहा है, वो भी ठंड लग के। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी कर देते हैं, मोर और लेस हम लोग कहते हैं इस तरीके से पेशेंट को फीवर आता है, राइट। डिफरेंट टेक्स्ट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। फैल्सीपेरम में जल्दी जल्दी रिपीट होता है, ओवेल वाइवेक्स में टर्सन, मलेरी में क्वार्टन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेस्की एक और आपका, नॉलेसी एक और आपका स्पेसीज प्लाज्मोडियम का पाया गया है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं पी फैल्सीपेरम में लगभग आपका डेली फीवर आ जाता है, ठीक है। सब टर्सियन, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ऑल्टरनेट डे आता है, और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि फोर्थ डे तक आ सकता है, मतलब 72 आवर के बाद। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है फीवर कैसा आता है, कितने कितने दिन पे बाद आता है, कितने टाइप के फीवर होते हैं, कौन से लोग रेजिस्टेंट होते हैं।